अरविंद जी, तिलक जी, दो बातें हैं। मैं अगर किसी व्यवस्था को मान रहा हूं ये अशुद्ध है, ये भ्रामक है, ये अविश्वसनीय है, तो मैं उस व्यवस्था का हिस्सा फिर नहीं बनूंगा, और अगर बन गया तो इस्तीफा दे दूंगा। नहीं, सुप्रीम कोर्ट की कहीं नहीं मानना है। चुनाव आयोग ने 3 दफा सार्वजनिक मुनादी कराई कि भैया जो जो लोग ईवीएम को हैक कर सकते हैं वो लोग आए हमारे यहां। कोई नहीं गया राजनीतिक दल से, कोई बोले नहीं हम तुम्हारे यहां हैक करने आए नहीं, दिखा वो टेस्टिंग में नहीं आएंगे, हम तो बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। क्या कर लोगे? कुछ नहीं, करिए। लेकिन मैं इस बात को लेकर हैरान हूं कि आप इतना नैतिक साहस भी नहीं दिखाना चाहते कि अगर ईवीएम आपकी दृष्टि में खराब है, दोष युक्त है, वो मैनिपुलेट हो सकती है कहीं से, तो छोड़ दीजिए, इस्तीफा देके बाहर आ जाइए। एक बड़ा जन आंदोलन भारत में खड़ा कर दीजिए। सारे विपक्ष के विधायक, सारे सांसद, सारी राज्य सरकारें इस्तीफा देके आ जाएं। अगर 7 राज्य सरकारें अभी शाम तक इस्तीफा देके सड़क पर आ जाएं और 230 विधायक सांसद आ जाएं, तो देश में अपने आप एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। लेकिन विधायक भी रहेंगे, सांसद भी रहेंगे, मंत्री भी रहेंगे, मुख्यमंत्री भी रहेंगे, और ईवीएम हाय हाय भी करेंगे वक्त बेवक्त। अरविंद जी। बिल्कुल अमिताभ जी, देखिए आपने सही कहा। 2017 में 3 जून को चुनाव आयोग ने कहा कि भाई सभी राजनीतिक दल जिसकी इच्छा करे आए और हमारे यहाँ जो है हैक करके दिखाए। केवल 2 राजनीतिक दल पहुंचे थे, एनसीपी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, और जाने के बाद जो है वो भी 4 घंटे का समय था। कोई भी हैक करने में अक्षम रहा और कहे वे लोग कि नहीं, ईवीएम में कोई दोषपूर्ण त्रुटि नहीं है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। इसके बाद चुनाव आयोग कहा कि आप चाहें तो इसको खोल करके भी आप छेड़खानी करके दिखा सकते हैं, हैक करके दिखा सकते हैं। उसमें भी वो कामयाब नहीं हुए। उनके बड़े बड़े जो टेक्नीशियन थे उनको लेकर के गए थे। आश्चर्य लगता है अमिताभ जी कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम लोगों का जो ईवीएम है वह जो है स्टैंड अलोन डिवाइस है, कहीं से उसमें किसी प्रकार का नेटवर्किंग नहीं है। अक्सर दलील दिया जाता है कि अमेरिका और फ्रांस के लोग जो है ईवीएम के बाद बैलेट पेपर पर लौट है। अरे भाई, उनका जो था वो नेटवर्किंग डिवाइस था, आपका नेटवर्किंग नहीं है किसी भी किस्म का, तो आप उनसे अपनी तुलना क्यों करते हैं? और आज भी वहां कई राज्यों में जो है आज भी ईवीएम का यूज होता है। ये तो चलिए इसका तकनीकी पक्ष है। आपने बिल्कुल सही कहा। आप पश्चिम बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में उभरते हैं, उत्तर प्रदेश में उभरते हैं, महाराष्ट्र में सबसे बड़े दल हैं, इसके बाद भी आप रोना रोते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जो आपने देखा कि 2018 में चुनाव आयोग जो 3 सदस्यीय जो एक कमेटी बनाया, उसकी रिपोर्ट के जब सुप्रीम कोर्ट में गई तो उसी को आधार बना करके जो सारी जो याचिकाएं दाखिल की गई थी ईवीएम को चुनौती देने की, उसको खारिज कर दिया गया। बावजूद इसके आप जो है छाती पीट रहे हैं, चुनाव जीतने के बाद भी छाती पीट। इसका सीधा मतलब है कि आप अपने ही लोकतंत्र को जो पूरी तरह से पारदर्शितापूर्ण चुनाव प्रक्रिया ईवीएम के जरिए हो रहा है उस पर सवाल दाग रहे हैं। हम लोग क्या कहा जाता है अमिताभ जी की, वो जो है जब तक पश्चिम ताली न बजाए पूरब जो है अपनी उपलब्धियों पर गौरवान्वित नहीं होता है। अमेरिका का एक व्यक्ति कह दिया कि नहीं, भारतीय जो ईवीएम में त्रुटिपूर्ण है, आप जो है सिर पर उठा लिए, और जो है खुद जब उसमें आप संलिप्त है, आप उसका श्रेष्ठतम भागीदार बने हैं उस चुनावी प्रक्रिया का। आप जीत करके आए हैं, आपकी बड़ी उपलब्धि है, बावजूद इसको लेकर के आप जो फजियत खड़ा कर रहे हैं। क्या ये देश के जनमानस, देश की व्यवस्था, देश का जो सिस्टम है, क्या उसके खिलाफ नहीं जाता है? क्या हमारी जो एक शांतिपूर्ण निष्पक्ष प्रक्रिया चुनाव की जो चल रही है पूरे विश्व में इतने बड़े लोकतंत्र का, क्या उस पर सवाल नहीं है? ये कुल मिला करके आपने सही कहा, इन लोगों के अंदर न तो नैतिक साहस है, न किसी किस्म का जो है एक जो है सोच है, नजरिया है, जो कि सही पैरामीटर पर अपने आप को स्टैंड करा सके। अरविंद भाई, ठीक, बिल्कुल ठीक बात। विवेक नारायण जी, सारी किस्सा कहानी छोड़ो कि भाई 2 बार आपकी सरकार उसी मशीन से बनी केंद्र में। नहीं, आपको तो 272 नहीं आए थे, लेकिन गठबंधन की सरकार बनी 2 बार मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में। और आज भी छोटे बड़े मिला के 7 राज्यों में गैर भाजपा, गैर एनडीए सरकारें हैं। इसको छोड़ भी दे हम करें सबको, तो भी क्या विपक्ष ये साहस दिखा सकता है कि जितने लोग ईवीएम से चुन के आए सब एक साथ इस्तीफा दे दे? बोले ना, हमको ईवीएम पे भरोसा नहीं। विवेक जी, तो बात बन जाएगी राहुल जी अभी एक ही सीट छोड़ने कह रहे, मगर दोनों छोड़ दें क्या, और सारे कांग्रेस वाले छोड़ दें, कहे हमें मंजूर नहीं है।
तो जान आ जाएगी आपकी बात में और उसमें वजन पैदा हो जाएगा? नहीं। क्या करना है इसी सांसदीय का, विधायकी का, सरकार का, जो आपके हिसाब से गलत मशीन से आई है? छोड़ दीजिए। नहीं, विवेक जी। भूपेन जी, अभिताभ जी, देखिए जी। बात यहाँ पे एलन मस्क के एक उनके एक्स पे दिए हुए बयान पे हो रही है। यहाँ पे किसी भी नेता ने, राहुल जी ने, किसी ने जनादेश पे कोई सवाल नहीं उठाया है। एक भविष्य में अगर कोई सुधार सकता है तो उसके लिए एक चुनी हुई सरकार का और चुनाव आयोग का दायित्व बनता है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम ये सब हवालों के बाद में भी अगर कोई चीज है तो अभी चुनाव होने नहीं जा रहे हैं, एक बैठ के जनता की शंकाएं क्यों नहीं दूर होती हैं आम दलों की। दूसरी बात देखिए आप, ये आज जो विवेक जी, एक मिनट, जब पहले चुनाव होता था ठप्पे से तो जनता के मन में शंका नहीं थी, तब तो वो आंखें फाड़ के देख रहे थे, हाय राम गुड्डू मर गए, अमुन्ना गोली लग गई, नहीं देख रहे थे? देखिए, नहीं, हमारा तब क्या था? भाजपा विश्व में सबसे ज्यादा सुशासन और नैतिकता और राष्ट्रवाद का दावा करने वाली पार्टी है। आज 10 सालों से वो सत्ता में है। आज इस तरह के अगर कोई सवाल उठते हैं तो नैतिकता वाली सरकार को चाहिए कि वो पिछली सरकारों से तुलना न करते हुए उसका फिर एक कोई समाधान निकाले। भविष्य में सुधार की गुंजाइश बराबर बनी रहती है। आज क्या वजह है कि इस सरकार के सवालों पे सवाल क्यों उठते रहे हों? चाहे पुलवामा की बात हो, चाहे कोरोना में डेथ के आंकड़ों की बात हो, चाहे जीडीपी के आंकड़ों की बात हो, तो आप इनके सरकार के सवालों पे, सरकार के फैसलों पे सवाल क्यों उठते रहे हैं? इसके पहले आपके भाई एक मिनट, मैंने एक मिनट विवेक भाई, मैंने तो ऐसी कोई सरकार ही न देखी न सुनी। जवाहरलाल जी की सरकार के फैसले पर भी सवाल उठते थे। अब कहिए तो मैं बताऊं? इसलिए ये तर्क मत दीजिए कि इसी से सरकार उठ रही। कैसी बात कर रहे हो? कौन सी सरकार है जिस पर सवाल नहीं उठ रहे? अरे चुंगी की नगर पालिका जो होती है, चुंगी नगर पालिका, उस पर भी सवाल उठते हैं। ये तो देश की सरकार है यार। नेहरू जी की सरकार के समय नहीं उठता था, उनके तो दामाद ने फैसले में सवाल उठाया था, राममनोहर लोहिया ने उठाया था। नेहरू जी की तो शेरवानी पे सवाल उठ गया था, बाकी फैसला छोड़ो। और चीन के साथ जब युद्ध हुआ उसके बाद हाउस में जब पंडित जी आए तो क्या स्थिति थी? सवाल नहीं उठ रहे थे, तब तो लट्ठी चल रहे थे। पंडित जी से पूछा गया कि क्या भारत की जमीन कब्जा कर ली चीन ने? तो उनका ने वो जमीन है जिस पर एक दाना नहीं उगता। तो महावीर त्यागी ने अपने सिर पे हाथ फेरा, बोले जवाहरलाल जी मेरे सिर पे भी एक बाल नहीं तो मैं अपनी गर्दन काट के दे दूं। ये सवाल नहीं थे कि महाराज? सरकार से इसलिए ये तर्क ठीक नहीं। मैंने तो एक मासूम बात कही। अशोक जी, आप लोगों की बात में ज्यादा वजन कैसे आए इस दृष्टि से एक उदाहरण दे दूं। आप कहोगे ऐसा तो नहीं कि अमिताभ जी हमको भड़का रहे हो कि हमारी ये सांसदी भी चली जाए। नहीं, अशोक जी सुन लो, राजीव गांधी के बोफोर्स मामले में हंगामा था देश भर में। विवेक भाई आप भी, जेपीसी बनी, वी शंकरानंद जेपीसी के अध्यक्ष बनाए गए, कांग्रेस का बहुमत था इसलिए जेपीसी में कांग्रेस का बहुमत हो गया। उसने जो रिपोर्ट देनी थी वो दे दी कि राजीव गांधी पाक साफ और उसमें कोई समस्या नहीं है, इनसे ज्यादा ईमानदार कोई नहीं। हाउस में जब वो रिपोर्ट आई ना तो उसके पन्ने फाड़ फाड़ के विपक्ष के सांसदों ने हवा में उछाल दिए लोकसभा के अंदर, और सारे विपक्षी सांसदों ने इस्तीफा दे दिया। बोले हमें ये झूठ मंजूर नहीं। हो चुका है ना भारत में, इसीलिए मैं वो उदाहरण लेके आया। अशोक यादव जी, क्या ये बेहतर नहीं होगा? आपकी जो आपके समर्थक हैं उनको भी लगेगा कि हाँ भाई आप में नैतिक शक्ति है, जो चीज ठीक नहीं उसको छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया। अब जब तक बैलेट से नहीं होगा चुनाव तब तक नहीं लड़ेंगे चुनाव, तब तक संघर्ष करेंगे। अशोक जी, के लिए आपको व्यवस्था में रह के ही आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आप अगर ये चाहें कि हम सिस्टम से बाहर जाके सिस्टम का विरोध करें, वो उतना ढंग से विरोध नहीं हो पाएगा जितना ढंग से विरोध सिस्टम में रह करके हो पाएगा। तो अगर हम लोकसभा या विधानसभा में हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगा तो हमारा विरोध उतना प्रभावशाली नहीं रहेगा। अमिताभ जी, ये बात आप भी जानते हैं, ये बात पूरी देश दुनिया जनता सब जानती है। अच्छा, विरोध के अलावा जो बेसिक जो रीजन था अमिताभ जी, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया था, मैं वही बात कर रहा था
बीच में थोड़ा रुक गया था मामला जी। कि उसमें जो ईवीएम में 3 तरह का होता है सिस्टम, एक बैलेट यूनिट, एक कंट्रोल यूनिट और तीसरा वीवीपैट होता है। तो उसमें सिर्फ यही डिमांड थी हमारे जो विपक्ष के नेताओं की कि जो वीवीपैट में जो पर्चियां कट के गिरती हैं वो पर्चियां मतदाता अपना ले जाए और वो पर्चियां बैलेट बॉक्स में डाल दे। लेकिन चुनाव आयोग को इस पर भी आपत्ति थी कि नहीं ये तो नहीं संभव है। तो देखिए, ट्रांसपेरेंसी सिर्फ विपक्ष मांग रहा था और ये ट्रांसपेरेंसी सरकार चाहती नहीं कि ट्रांसपेरेंसी हो व्यवस्था में। तो ये सब अशोक जी एक मिनट, मेरा बड़ा मासूम प्रश्न है, क्योंकि मैंने वो दौर खूब अच्छे से देखा जब ठप्पा लगता था। उसमें ट्रांसपेरेंसी, विश्वसनीयता, प्रामाणिकता, पारदर्शिता सब थी ना, जब मत ठप्पा लग के चुनाव होता था। आप कह सकते हैं बात अशोक यादव जी? आपके नेता ने कहा कि फिर से ठप्पा वाला काम शुरू करो, ये हटाओ मशीन वाला। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, जब ठप्पा लग के फैसला होता था कि कौन विधायक कौन सांसद, तो पारदर्शिता, निष्पक्षता थी अशोक जी? चीज में पारदर्शिता है, वो दर छोड़ दीजिए। आज अगर देखा जाए जिस तरह से घटनाक्रम को अंजाम दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, उस तरह की के बीच में क्या ट्रांसपेरेंसी है, क्या क्रेडिबिलिटी है? आप ये बताइए, चुनाव के ठीक पहले चुनाव आयोग के पैनल में से, जो सिलेक्शन पैनल में से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निकाल के कैबिनेट मंत्री को लगा दिया जाता है उसकी जगह पे। एक सरकार क्या चाहती थी इसके पीछे, उसकी मंशा क्या थी? चुनाव में ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए ऐसा काम किया गया। ठीक अशोक जी, ठीक है, अपने हिसाब से चुनाव को कराने के लिए किया गया। ठीक अशोक जी, आपकी जानकारी के लिए एक चीज याद दिला दें, याद आपको होगी अभी, ताकि भूल ना जाए कहीं। विवेक नारायण जी की पार्टी ऐसे ऐसे कौतुक कर चुकी सरकार में रहते हुए कि उससे ज्यादा कौतुक कोई कर नहीं सकता। वो सारे विवेक जी सारे खेल चुकी, अब कौन खेलेगा? इतना बड़ा खिलाड़ी नहीं कोई भारत में हुआ। एक हुआ करते थे गिल साहब, वो कांग्रेस के राज्यसभा के मेंबर थे, पार्टी के अनुशासित सिपाही थे, 24 अकबर रोड को प्रणाम करने वाले आदमी थे। उनको एक दिन सुबेरे अचानक मुख्य चुनाव आयुक्त तो बना दिया। जब चुनाव आयुक्त की उनकी जिम्मेदारी खत्म हुई तो केंद्र में मंत्री बना दिया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ये बड़ी भारी पारदर्शिता थी यार, ये बड़ी गजब पारदर्शिता थी। न संसद में कोई अमेंडमेंट हुआ, न कोई ऑर्डिनेंस आया। बोले गिल, बोले हाँ जी मैडम, बोले तुम खाली बैठे, चलो आयोग के अध्यक्ष हो जाओ, चुनाव आयोग के। बोले आयोग खत्म हो गया, बोले इधर आ जाओ, तुम मंत्री हो जाओ। ऐसे तो काम कर रहे थे महाराज। अब आप कह रहे हो ना पारदर्शिता होनी चाहिए। खैर, प्रशांत पटेल जी, मांग हो रही है कि बैलेट वाले दौर में चुनाव जाना चाहिए, और उसकी जगह क्यूबा और अमेरिका और स्पेन ने कहाँ के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। हालांकि अपनी सुविधा के लिए जो मूल अंतर है भारत की मशीन में, उसको कोई कोट नहीं कर रहा है। जो लोग इस वक्त विरोध कर रहे हैं कि ये स्टैंड अलोन मशीन है, ये किसी से संबद्ध नहीं है, और जिन देशों में ईवीएम गई और वापस वो बैलेट पे लौटे, वहाँ किसी न किसी नेटवर्क से जुड़ी हुई मशीन थी। लेकिन खैर स्वाभाविक है, जब विपक्ष अपनी बात कहेगा तो अर्धसत्य और कुछ पे पर्दा डाल के कहेगा। लेकिन एक मांग ये जो उठ रही है कि वापस चलिए, घड़ी की सुई पीछे मोड़िए, कैसे देख रहे हैं? देखिए अमिताभ जी, आज यहाँ पर विषय पे डिबेट किया हुआ, इसमें मैं जाता हूँ। 4 तारीख को चुनाव परिणाम आया, 3 तारीख तक शाम तक ही, और 4 तारीख को भी 12-1 बजे तक विपक्ष इस विषय पर सवाल उठा रहा था। चूंकि एग्जिट पोल कुछ और आए थे, उनको लग रहा था कि 300 से ऊपर सीटें आएंगे तो हमें बिल्कुल अब ईवीएम के नाम पे रोएंगे, लेकिन वो मौका मिला नहीं। चूंकि विपक्ष की भी सीटें इतनी आ गई जितनी वो स्वयं उम्मीद नहीं कर रहे थे, जितनी सीटों पर गंभीरता से लड़ नहीं रहे थे, उससे अधिक सीटों पर ये आ गए, तो इनको उस विषय पर मौका नहीं मिला। फिर इनको लगा कि भाई मोदी जी तो पूर्ण बहुमत आएगा नहीं, तो आया नहीं भाजपा का, तो हो सकता है कि हमारी सरकार बन जाए, कम से कम मोदी जी प्रधानमंत्री ना बने। वो भी इनका जो टूट गया। फिर सारे हमारे सहयोगी दल साथ में आ गए, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, 9 तारीख को वोट भी हो गई। फिर इनको लगा कि भाई यार ये सहयोगी दल है, एक इधर टांग खींचेगा, एक उधर खींचेगा, मंत्रिमंडल में भी कुछ ना कुछ उंगलीबाजी होगी, मंत्रिमंडल का ठीक से नहीं बन पाया, इनको भी ऐसा कुछ नहीं हो पाया, मंत्रिमंडल भी भारतीय जनता पार्टी के अनुसार हो गया। अभी भी 3-4 दिन से माहौल बनाया गया, इनके लोग कह रहे हैं भाई टीडीपी का स्पीकर होना चाहिए,
टीडीपी नहीं कह रही कि हमारा स्पीकर होना चाहिए, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि टीडीपी का स्पीकर होना चाहिए, लेकिन उस पर भी जेडीयू और टीडीपी ने कह दिया कि भाजपा बड़ी पार्टी है और बड़ी पार्टी का ही स्पीकर बनता है। वो भी इनका सिगुफा समाप्त हो गया। तो अब चूंकि एक सप्ताह हो गया, 9 तारीख को वोट हुई थी, आज 17 तारीख हो गई, एक सप्ताह से अधिक समय हो गया, तो ये जो जीत का खुमार था, कथित जीत का खुमार, वो खुमार उतर गया विपक्ष का। अब उनको लगा कि भाई हम तो एक सप्ताह पहले ना भी बिल्कुल खुशी मना रहे थे, लेकिन हमें कुछ मिला नहीं। जैसी सरकार पहले 10 साल से चल रही थी, उसी तरह सरकार अभी चल रही है। हमें संयोग से इलॉन मस्क का ट्वीट आ गया, जो कि अमेरिकी चुनाव के संदर्भ में, अमेरिका में वहां पे नवंबर चुनाव होने वाले, तो भारत में तो चुनाव हो चुका, तब इन्होंने ये माहौल लेकर के आए, एक मिड डे पर इस तरह वो ब्लूटूथ वाली खबर प्रकाशित कर दी, ओटीपी वाली। आज उन्होंने अपने माफीनामा भी प्रकाशित किया, लेकिन जिन कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने बड़े बड़े ट्वीट किए थे, वो बेशर्मी से उन्होंने माफी नहीं मांगी। अखबार की तरह झूठ और बेशर्म है, उसने खबर तो इतनी बड़ी छापी और जो माफीनामा छापा छोटा सा छापा। तो ये लोग हर दिन इनका काम है, पहले झूठ फैलाते हैं, उसके बाद अगले दिन माफी जब उनका काउंटर हो जाता है, चुप हो जाते हैं। इसी तरह के राजीव शुक्ला का एक झूठ का चैनल है न्यूज 24, वो भी झूठ फैलाने का काम करता है, भास्कर झूठ फैलाने का काम करता है। लेकिन आज इंटरनेट के युग में सबका झूठ जो 2 घंटे के अंदर काउंटर हो जाता है। लेकिन ये लोग इतने बेशर्म है, कई सारे पत्रकार इतने बेशर्म है, झूठ फैलाते हैं, जब उनका झूठ काउंटर हो जाता है तो वो लोग माफी नहीं मांगती है, तो अपनी स्टोरी एडिट कर लेंगे, अगर इंटरनेट पे होगी, या ट्वीट होगा, ट्वीट चुपचाप डिलीट करके भाग जाएंगे। इसी तरह 2 दिन पहले एक और अखबार ने झूठ फैलाया कि आपके अगर मोबाइल में 2 सिम लगते हैं तो 2 सिम का चार्ज सरकार लेगी, ट्राई लेगी तो उसको ट्वीट किया। तो किसी भी बेशर्म ने काउंटर नहीं किया कि हमने ट्वीट गलत कर दिया था, किसी भी कथित पत्रकार बेशर्म ने ये नहीं ट्वीट किया कि हमने बिना अपने आप को वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं, उन्होंने काउंटर नहीं किया कि हमने झूठ फैलाने का काम किया, ये ट्वीट गलत है। तो ये कांग्रेस पार्टी ठीक है प्रशांत पटेल।